तो ग्राउंड वाटर की आज बात कर रहे हैं हम। कुएं थे, फिर धीरे धीरे आज की डेट में आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे वेल्स होंगे, आपके गांव में वेल होंगे, हर जगह हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे कुएं आपको मिल जाएंगे जो ये दर्शाते हैं कि हमारे पूर्वजों को ग्राउंड वाटर की बहुत नॉलेज थी और वो बैठे बैठे बता सकते थे, क्योंकि ये कुआं खोदना आसान बात नहीं थी उस टाइम। पहले ग्राउंड वाटर की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट था कि कहाँ पे पानी मिलेगा वहीं पे कुआं खोदा जाए। तो जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल नॉलेज थी, वो विजडम था, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया, क्योंकि वो फिर पहले मुगल आ गए, फिर अंग्रेज आ गए। तो हमारी जो सभ्यता थी, आर्य की सभ्यता थी, और यहाँ पे वेल्स हमारे को ये दर्शाते हैं कि ये और तो सब चीजों में था, लेकिन पानी की भी इनको, ग्राउंड वाटर की भी बहुत नॉलेज। फिर क्या हुआ, जब रिवर बेड सूख गए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया सरस्वती सूख गई, तो फिर इन्होंने यहाँ के लोगों ने, ये कुछ इंडस के पास चला गया, वहां पे इन्होंने, क्योंकि इनके पास नॉलेज थी इतनी ज्यादा, तो उन्होंने वैसी की वैसी सिविलाइजेशन, मेरे को लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फिर बाद में बसाई, वो बाद में बनी होगी मेरे हिसाब से, पहले सरस्वती। और फिर कुछ लोग फिर वहां पे जो फ्लड आ गए, तो इन्होंने सोचा यार ये तो फ्लडिंग का काम हो रहा है यहाँ पे, तो अपनी ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ये पहाड़ों की तरफ चले गए। तो पहाड़ों में जब ये गए, तो पहले तो ये इंटर माउंटेन वैली रीजन में ही रहे, तो वहां पे भी इनके पास वेल्स टेक्नोलॉजी थी, तो वेल करते थे। और फिर धीरे 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 इन्होंने देखा, पर जब ये फिर संगठित हुए, तो फिर वो वहां पे 1000 साल पहले की बात है, तो इन्होंने फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। अब फोर्ट्स बनाते थे, तो फोर्ट्स पहले नीचे बनाते थे, तो वो दूसरा राजा आक्रमण करता था, तो फिर वो खत्म हो जाती थी सारी बात। तो जब इन्होंने देखा कि क्या करना है, तो इन्होंने सबसे पहले फिर फोर्ट्स बनाने शुरू किए। अब फोर्ट्स कहाँ पे बनाए, तो फोर्ट चोटी पे बनने चाहिए। चोटी पे बनेंगे तो क्या होएगा, उसमें एक बड़ी एडवांटेज हो जाती है कि आपके पास अगर कोई नीचे से आ रहा है, तो आप उसको तीर से भी मार सकते हैं, और पत्थर गिराएंगे तो सारे के सारे बंदे पत्थर से भी मर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्होंने लिया फोर्ट्स का। ये पीक ऑफ द हिल्स पे बनाते थे, पर पीक ऑफ द हिल्स पे तो बनाते थे, लेकिन उसके लिए एक्सप्लोरेशन कैसे करेंगे आप पानी, पीक ऑफ द हिल पे तो पानी मिलेगा नहीं आपको, तो कैसे आप पानी के बगैर फोर्ट बना लोगे। और ये देखिए, अब हजार हजार साल पहले हो गए, लेकिन अभी तक इनपे कुछ भी फोर्ट्स पे, हाईएस्ट सिस्मिक जोन है हिमाचल प्रदेश में, ये फोर्ट्स बने हुए हैं। हाईएस्ट सिस्मिक जोन है, लोकल मटेरियल और से बना हुआ है। और कैसे इन्होंने जो सीमेंटिंग मटेरियल है कौन सा लगाया, आज की डेट में जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी 70 साल से 50 से 70 साल तक उसकी लाइफ मानी जाती है, उसके बाद वो डेंजर बिल्डिंग आ जाती है। और ये आज तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ फोर्ट में। तो हमारे को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और एक था कि इसमें मिनिमम ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होती थी। जब मैंने इसमें विजिट किए सारे फोर्ट्स, तो हमने देखा कि हर फोर्ट में दो दो कुएं थे। अब टॉप ऑफ द हिल, सबसे बड़ी बात है टॉप ऑफ द हिल और दो दो कुएं होना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़े अचंभे की बात। फिर उसमें क्या था कि क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम होती थी, वहां पे पाइपिंग नहीं होती थी, पंपिंग नहीं होती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था 1000 साल पहले। तो ये कुछ ऐसे ही देखते थे, जहाँ पे ये पानी का कुआं है या पानी की बॉडी है या वहाँ पानी नेचुरल स्प्रिंग है, वहीं पे इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन अपनी शुरू की। फिर धीरे धीरे अंग्रेज आए 18th सेंचुरी, तो उन्होंने अपने साथ एक पंपिंग मशीनरी लेके आए। तो सबसे पहले उन्होंने बड़लौन की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें सारे हिंदू राजा इकट्ठे हो गए थे। नेपाली सारे वो फोर्ट्स मैनेज करते थे, नेपाली गोरखास बहुत स्ट्रांग थे उस टाइम। नेपाली फोर्ट्स यहाँ पे हिमाचल में बहुत मिलते हैं, और वहां पे भी उनकी बड़े स्ट्रांग वॉरियर्स थे ये। तो उन्होंने सारों ने, नेपालियों ने ये कहा कि अगर ये अंग्रेज यहाँ पे आ जाएंगे, तो एक हिस्ट्री उन्होंने रीराइट कोशिश करने की कोशिश की, और उन्होंने सारे हिंदू राजाओं को अपने साथ मिलके एक अंग्रेजों को बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, मलौन की लड़ाई। अब मलौन की लड़ाई में पर इन्होंने क्या किया था, ये तोपें लेके आ गए इसके ऊपर, और उसके कारण ये सारे हार गए। और वहां से फिर गोरखा रेजिमेंट की स्थापना हुई, कसौली रेजिमेंट बना। और ये देख रहे हैं हम, कसौली रेजिमेंट में सबसे बड़ी जरूरत थी, क्योंकि कसौली अगर आप गए होंगे तो कैंटोनमेंट है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे आजकल, और उसी टाइम के पुराने अंग्रेजों के टाइम के चल रहे हैं। उस टाइम में अंग्रेजों ने क्या प्लानिंग की थी, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, ये कसौली के फुटहिल्स में ये ब्रूरी है, कसौली ब्रूरी के पास कंपनी बाग है। तो वहां पे सारे के सारे स्प्रिंग से पानी इकट्ठा करके, ये दो टैंक 100-100 साल पुराने हैं, आज भी इन्हीं टैंकों के द्वारा कसौली की वाटर सप्लाई चलती है। तो आप देखेंगे कैसे वाटर मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग थी कि फिर ग्रेजुअली आपने देखा कि ये कैसे इन्होंने स्प्रिंग्स को यूज करके सारी कलेक्शन करके। अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि पंपिंग मशीनरी थी, तो इन्होंने यहाँ पे इकट्ठा किया और फिर पंप कर दिया। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक। फिर हमारे जो जितने भी ये जियोलॉजिस्ट थे पुराने, जो पोर्ट्स में पानी ढूंढते थे या कुएं में पानी ढूंढते थे या कैसे भी ढूंढते थे, वो एक साइंस जो थी, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज तक मैंने काफी बुक्स ढूंढने की कोशिश की कि कहीं उन्होंने ये मेथोडोलॉजी कहीं डिस्क्राइब किया, वो कैसे ढूंढते थे, कैसे वो पोर्ट्स बनाते थे, कौन सा मटेरियल यूज करते थे। तो हमने वो सारा कुछ बाद में, वो कैसे वो सीमेंट बनाते थे, कैसे वो सारी साइट्स हमने ढूंढ ली, लेकिन
वो कहीं रिकॉर्ड हमारे को ऐसा नहीं मिला कि उन्होंने कहीं, जो हमारे पुराने बाबे थे, कहीं उन्होंने लिखा हो, या हो सकता है कि जब ये इतनी लड़ाइयाँ हुई हों तो वो सारे के सारे लिखे हुए भी हों, लेकिन वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये एक कम्युनिकेशन बैरियर भी रहा। तो फिर जब अंग्रेज आ गए तो हमारा ग्राउंड वाटर जो टेक्निक थी 100 साल तक, वो डाउन द ड्रेन चली गई। 100 साल बाद, क्योंकि फोर्ट्स की जरूरत नहीं रही, फिर फोर्ट सारे खंडर बन गए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट किले थे, क्योंकि उनकी महत्वता तब तक थी, क्योंकि जियोलॉजिस्ट की महत्वता कब है, अगर वो सिस्मिक जोन है, आपने बिल्डिंग बनानी है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनानी है, टॉप ऑफ द हिल बनाना है, वहां पे पानी पहुंचाना है, तो ये सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट, अब उनकी महत्वता नहीं रही, तो वो सारे बेचारे खत्म हो गए। और ये फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये मतलब हुआ कि सर्फिस वाटर और स्प्रिंग वाटर की टैप करने शुरू कर दिए हिमाचल में भी। तो ये शिमला की तस्वीर है, इसमें भी पहले ग्रेविटी के द्वारा पानी आता था, अब गुमा से, और करोड़ों रुपया इसमें खर्च हो रहा है वाटर सप्लाई स्कीम्स में। लेकिन आज भी अब पानी, अब ये देखो शिमला के लिए 3,000 करोड़ रुपया चाहिए पानी के लिए, तो सौली के लिए 28 करोड़ रुपया चाहिए, 6 लाख 4 लाख लीटर पानी देने के लिए। और इसमें हो क्या रहा है आज की डेट में, ये फालतू की टेक्नोलॉजी को यूज करते 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 हम सर्विस वाटर पे इतना निर्भर हो गए हैं, क्योंकि अब हमारे को सिर्फ अंग्रेजों की दी हुई पॉलिसीज नजर आती हैं, और जो हमारा ट्रेडिशनल विजडम है वो कहीं, जो हमारा लूज कर गए थे हम, वो कहीं हम भूल गए। और अब इतनी कई जगह 82% सब्सिडी दे रहे हैं पानी में, कई जगह 70%, 70-80% सब्सिडी दे रहे हैं, और हम वही पानी को फ्लश में यूज करके एकदम बहा रहे हैं। तो मतलब एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आने वाली है। तो अब एक राशनिंग ऑफ वाटर हो रहा है सब जगह, की कईयों को एक जगह घंटा 1-2 घंटा पानी मिल रहा है, कईयों को आधा घंटा, और कईयों को 2-2 3-3 दिन के बाद पानी मिल रहा है। अब क्या हो गया है कि अपनी नदियां जो थी, हमने वो सारी की सारी कचरा बना दी है, सारे में वो सारी इतनी पोल्यूशन फैला दिया है। तो गंगा को, जिसको हम माँ बोलते थे, उसी में भी इतना पोल्यूशन फैला दिया। यमुना को माँ बोलते थे, उसमें भी पोल्यूशन फैला दिया। ये हमने 70 सालों में काम किया कि अब ये दिल्ली में हाल हो रहे हैं कि ऐसे, बस उसमें पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं हम अपनी नदियों को ऐसे तबाह करके। मतलब ये दुख की बात है कि हम 70 साल के बाद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे पास पानी सब कुछ है। हिंदुस्तान में अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बायोलॉजिकल फैक्टर होता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है तो भगवान ने पहले पानी देता है। पानी इतना दे रखा है यहाँ पे, लेकिन हमने उसका कचरा बना रखा है। और ये अब एक जैसे कोरोना के कारण भी सारी नदियां अपने आप ने स्वच्छ कर लिया 2-3 महीने के अंदर, और इसको अगर हम कोरोना के पॉजिटिव इम्पैक्ट को बरकरार रखें और इन नदियों को साफ करें, तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी हमारे को, अपने देश के लिए, अपने लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये हाल है, ये यमुना का हाल है। तो क्यों हम इस पानी के बारे में निर्भर करें, क्यों सोचें इनके बारे में। गर्मी आती है तो बस पूरा देश हमारा ऐसे हो जाता है जैसे पूरा पानी नहीं है। तो ड्रॉट्स होंगे यहाँ पे, और ये फ्लड्स होंगे। मैं भी 2010 के फ्लड में लेह में फंस गया था, फिर हमने ये बताया कि कैसे कैसे ये सारा किया। वो कभी फिर फ्लड्स के बारे में बात करेंगे कि लेह फ्लड्स क्या क्लाउड बर्स्ट कोई फिनोमिना है, या ये एक मेगा जियोलॉजिकल इवेंट ही होता है, ये कैसे होता है, क्यों होते हैं ये फ्लड, ये भी एक विषय है। तो ये जितने भी ग्लेशियर्स हैं हमारे, ये देख रहे हैं हम कि सारे खत्म है हिमालय, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत पहले खत्म है। तो जो लोग मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं, उनमें कोई कोई एविडेंसेस नहीं है, वो पता नहीं कौन सी कहानियां सुनाते हैं, और उसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। ये अब पेंगोंग लेक है, ये पेंगोंग लेक नहीं थी पहले, ये पेंगोंग, ये 3 इडियट्स करके बहुत मशहूर हो गई है। लेकिन ये देख रहे हैं आज आज ये चाइना का विषय बना हुआ है सारे का सारा लेक। तो ये चाइना से शुरू होती है यहाँ पे, और ये यहाँ पे आके ये 1/3 पोर्शन जो है, ये इसका ये यहाँ से इंडिया पे शुरू होता है। अब ये सारे का सारा पहले तिब्बत में था, हमारा चाइना से कोई बॉर्डर नहीं था कभी भी। अब ये जो है, ये सारे का सारा हिस्सा इंडिया के पास था या तिब्बत के पास था। अब ये जो है यहाँ पे, ये 7 फिंगर्स थी, 4 फिंगर्स हमारी थी और 3 फिंगर्स है, लेकिन अब चाइना यहाँ पे आ चुका है। आजकल जो लड़ाई हो रही है वो यहाँ पे हो रही है सारी। और ये पहले लेक नहीं था, ये पहले रिवर था। तो उसके बारे में कभी और विषय करेंगे कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो ये जितने भी हमारे डैम्स हैं आने वाले टाइम में, उनका भी यही हाल होना है। ये कैलिफोर्निया के डैम्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे का पूरा वो पानी था 2011 में, 2014 में ये हाल है। तो अब जब ग्लेशियर्स ही नहीं रहेंगे तो आपका पानी में क्या हाल रहेगा, वो कभी भी फिर विषय बात करेंगे। तो हमारे को स्मार्ट सिटीज के लिए स्मार्ट वाटर चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी पुरानी सभ्यता को पहचानें। जैसे मैंने पहले ही बात की थी कि सरस्वती को नहीं पहचानेंगे तो हम कुछ ही नहीं समझ पाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जॉर्ज में एक कंसेप्ट आता है, प्रेजेंट इज द की टू पास्ट एंड ऑल्सो टू द फ्यूचर। जो आपका पास्ट में हो गया, वही आपका फ्यूचर में भी होना है। तो अगर आपने और अपनी नदियों से नहीं सीखा कुछ भी, तो सरस्वती जैसे हाल गंगा के भी होने हैं, यमुना के भी होने हैं। तो आप कहीं के नहीं रहोगे, फिर आपके पास वही हाल होगा जो सरस्वती सिविलाइजेशन का हुआ था। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो, हमारे को अपनी नदियों को साफ करना है, उनको पूरा एक रिस्पेक्ट देनी है जैसे पहले देते थे हम। उनको माँ मानना है अपनी, और माँ सिर्फ
जुबान से नहीं मानना, हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को मानना। जो हो गया, लेकिन आने वाला समय हमारा है, हमारे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारे को नदियों को बचाना बहुत अहम है।